नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, दो तरह का नेचर। तो अभी आपने वेव नेचर के बारे में तो समझ लिया। आई गेस प्रिंसिपल इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ओनली वेव नेचर ऑफ लाइट। किससे एक्सप्लेन हो सकता है? वेव नेचर ऑफ पोलराइजेशन इज आल्सो कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर। उसमें भी आप वेव नेचर यूज करते हैं। कोई पार्टिकल नेचर की बात नहीं। लेकिन अभी आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं पढ़ा, नहीं जाना जिसमें ये बताया गया हो कि लाइट आल्सो हैज अ पार्टिकल नेचर। ठीक है, बताया गया नहीं। तो पहले वो प्रैक्टिकल आपने एक्सपेरिमेंट इस तरह का नहीं पढ़ा जिसमें आपको बताया गया हो कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। अब आपके कंफ्यूजन के लिए हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन किस काहे से बनी होती? डिब्बों से। 1 डिब्बा, 10 डिब्बे, 50 डिब्बे, 100 डिब्बे, जितने लगाने चाहो आप, जोड़ना चाहो जोड़ सकते, है ना? 30-40 डिब्बे तो जुड़ते ही हैं, अक्सर देखते हैं आप लोग। डिब्बे एक पार्टिकल हो गए। अगर हम डिब्बे को एक पार्टिकल मान लें तो ट्रेन कैसे चलती है? ट्रेन आती है एक वेव के फॉर्म में, पार्टिकल हो गए, वो वेव हो गई ट्रेन। अगर आप पुल के नीचे खड़े, पुल के ऊपर खड़े हो जाए, ट्रेन को देखें तो सेकंडल में ट्रेन का पुल के नीचे पार करके चली जाएगी, एक वेव फॉर्म। सब जुड़े हुए। इसी तरह जो लाइट होती है, दे आर आल्सो मेड बाय द स्मॉल पार्टिकल। वो भी एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी है। क्योंकि अभी जो एक्सपेरिमेंट आपको हम समझाने जा रहे हैं वो आप खुद ही कहेंगे, बिना उसके एक्सप्लेन नहीं हो सकता पार्टिकल नेचर की। ठीक है, वो लाइट का से बनी स्मॉल पार्टिकल्स, और दीज पार्टिकल ऐसे ये इनको बोलते हैं फोटॉन। ईच पार्टिकल इज कॉल्ड फोटॉन। ठीक है, इनका हर एक पार्टिकल का क्या नाम है? ठीक है, बोलो। और इस पार्टिकल की एक एनर्जी होती है H, energy of the each particle E equal to h nu। h Planck constant है। h क्या है? Planck constant। आपने शायद पहले कहीं पढ़ा हो। h Planck constant कहलाता है, और nu is the frequency of light। लाइट वेव जो चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का किसकी ज्यादा होती है? फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ आइडिया है आपको? अच्छा, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है? विजिबल रेंज में अगर हम देखें, विजिबल रेंज का मतलब है जिन रेज को हम देख सकते हैं, जो कलर्स देखते हैं। कौन से कलर देख सकते हैं हम लोग? विजिबल रेंज के बारे में पता है? हम लोग कौन से कलर देख सकते हैं? नहीं मालूम। विबग्योर। हम लोग केवल विबग्योर ही देख सकते हैं। इससे ऊपर की वेवलेंथ या इससे नीचे की वेवलेंथ या इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी, नीचे फ्रीक्वेंसी हम नहीं देखते। अब जैसे गर्मी होती है, गर्मी में आपको गर्मी लग रही है तो क्या आप देख पा रहे? देख पा रहे? नहीं देख पा रहे। अब विब क्यों देखिए, विब प्योर ऐसे बना है, VIBGYOR बना है। अब इसमें बताइए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर। किसकी होती है? रेड कलर। या इसका मतलब है इसकी सबसे कम होती हो। इसमें सबसे ज्यादा आपने बताया रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, यही तो बता रहे हो? क्या बता रहे हो? तो इसका मतलब है वायलेट कलर की सबसे कम होती होगी। अब बोल ही नहीं रहे, तेरा पता नहीं होती नहीं होती नहीं है। अरे तुम्ही ने जवाब दिया कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। जवाब दिया कि नहीं दिया? तो इसकी क्या होगी? क्यों ज्यादा होती है? तो इसकी क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ ऐसे जब हम चलते हैं ऊपर की ओर तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे कम, फिर इसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है?
फ्रीक्वेंसी कैसे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग कुछ बोलते नहीं है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, बस जो बता दिया जाता है वो हम पढ़ डालते हैं, हम लोग अपनी कभी दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं करते। देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? c, इट इज ए कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं v इक्वल टू एल लैम्डा, जानते हैं? या एफ लैम्डा कोई कहता है, स्पीड एफ इंटू लैम्डा। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है? ये बदलती रहती है, ये एक ही रहती है, कांस्टेंट रहती है, चाहे रेड कलर हो, चाहे ऑरेंज कलर हो, चाहे जो हो। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? घटती है। इतनी सी बात नहीं समझ आती। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ रही है? ऐसे फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी? वेवलेंथ इधर से बढ़ेगी, नीचे से ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे। रिलेशन समझ आया? वो कांस्टेंट है। अगर एफ बढ़ेगा, जैसे ऐसे देख लो, जिन बच्चों को अभी भी ना ये 2x5 लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ 10 है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 1x10 कर सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? तो ये कम हुआ तो ये क्या हुआ? बढ़ गया। लेकिन रिजल्ट क्या है? ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगा। ऐसे दिमाग में रखो, हमको केवल इतना पता है, हमको कुछ नहीं रखते हैं, हमको इतना मालूम है कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? हमको पता है, क्योंकि जब हम सवेरे उठते हैं, सूर्य भगवान को देखते हैं तो लाल रंग के दिखाई देते हैं। और हमको मालूम है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, क्योंकि स्कैटरिंग का फार्मूला आपने पढ़ा है, 1/λ⁴ होता है। लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग विकिरण कम होगा, वो हमको दिखाई देते हैं। तो रोज सवेरे हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग कभी सोचते नहीं है, हम लोग जानना नहीं चाहते हमको क्या करना। समझ गया ना? यहाँ से याद कर लो, दिमाग में बैठाना पड़ता है। साइंस साइड के स्टूडेंट को साइंस साइड की तरह की सोच रखनी पड़ती है। खाली सोचो तो बस हमने साइंस ले ली, मम्मी ने कहा ले लो तो ले लिया, अब बताओ हम उसमें क्या करें। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये पढ़ाने का मकसद हमारा, सुनिए बात, तो ये हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट रेज, सुना है? वो यहाँ कहाँ लिखे? उसके ऊपर लिखे कि नीचे लिखे? कहाँ लिखे? कहाँ होती है? आपने सुना थिन सुना? थिन मतलब पतला, अल्ट्रा थिन, ये वर्ड आपने सुना होगा। अल्ट्रा थिन सुना है ना? नहीं सुना? अल्ट्रा थिन का मतलब हुआ अगर कोई चीज थिन है, पतली है, अल्ट्रा थिन, और उससे भी पतली, अल्ट्रा उससे भी छोटा। समझ गए? तो यहां पर अल्ट्रा वायलेट रेस हम कह रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस की बात कर रहे हैं। तो वो कहाँ है? वायलेट, ये इधर आया। अल्ट्रा वायलेट जिसको यूवी रेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूवी रेस। अल्ट्रा वायलेट रेस कहाँ आएंगे? वायलेट के नीचे। तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कि कम? सबसे ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी। और दूसरी रेज आपने सुनी होगी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड सुना? इंफ्रारेड का मतलब है इन फ्रंट ऑफ रेड, इसके ऊपर होती है, रेड के ऊपर, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम हुई। समझ गए? अब यही क्वेश्चन एक नंबर में आ जाए कि विच वन हैज अ मोर फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रेंज
इंफ्रारेड, तो हम क्या करेंगे? अल्ट्रावायलेट ग्रेड देंगे। तो आप समझ में आ गया, कर पाओगे? बोलो क्यों हो गया? ये भी तुमको समझा दिया हमने। क्लियर हुई बात? तो अल्ट्रावायलेट रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, बात समझ गए? अब आती है बात दूसरी। अब एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? कैसे? उन्होंने एक गोला लिया, ठीक है, ऐसे गोला, उसको बहुत कम प्रेशर या वैक्यूम समझ लो कर दिया, और उसके अंदर 2 प्लेट लगा दी, ऐसे 2 प्लेट, और इन दोनों प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ा, ये निगेटिव ऐसे जोड़ दिया, और यहां पर एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है, और ऐसे। अब बताइए, आपने करंट पढ़ी है सर्किट में, सब बच्चे जानते हैं, करंट किधर से किधर चलेगी? ये सर्किट है, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस डायग्राम। कहाँ है पॉजिटिव? हम किधर है? ये पॉजिटिव होता है, बड़ा बनाया जाता है। पॉजिटिव का ये मतलब होता है इट हैज ए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसीलिए पॉजिटिव बनाया गया। और ये तो अभी तक जो हम लोग करंट का मूवमेंट समझते थे, दे आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो सर्किट में ऐसे चलेगी करंट, ये क्या होगा? करंट यहां पहुंचेगी, तो जब ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, इससे कनेक्ट है, और ये निगेटिव है और करंट इधर से आएगी, ये नेगेटिव है। अब बताइए, हमने बैटरी से जोड़ दिया, करंट इधर जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन करंट के लिए, करंट के मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चलेंगे? इलेक्ट्रॉन के करंट इधर चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? ऐसे। इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, उसके करंट के अपोजिट डायरेक्शन, करंट के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे नीचे की करंट के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये प्लेट है, ये निगेटिव है, यहां से ब्रेक किया हुआ है, तो सर्किट बल्ब तो चलेगा नहीं, जलेगा? बल्ब चल पाएगा? बीच में तार टूटा है, करंट नहीं चल पाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के उस पर जाएंगे नहीं, जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इस पे अल्ट्रावायलेट रेस डाल दी। इस पे क्या किया? अल्ट्रावायलेट रेस इस प्लेट पे डाली, निगेटिव प्लेट पे, बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेस। तो जब इस पे अल्ट्रावायलेट रेस पड़ी, तो इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आने लगे ऐसे, और ये इधर की ओर जाने लगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो गया, निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, निकल के यहां पहुंचे, सर्किट कंप्लीट हो गया। बल्ब एकदम से अल्ट्रावायलेट रेस क्यों यूज करेगी? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी, आपने सुना होगा गर्मी में जब लड़कियां या आदमी लोग सड़क पे निकलते हैं, या बेसिकली तो आपने देखा होगा, आपसे रिलेटेड है कि चेहरे को पूरी तरह से कवर कर देते हैं। चेहरे को क्या करते हैं? झुलस जाएगा, काला पड़ जाएगा, ये सब सोचते हैं ना, ऐसा सोचते हैं ना? ज़्यादा धूप में निकलने से क्या हो जाता है? चेहरा काला पड़ जाता है। तो धूप में निकलने से क्यों काला पड़ गया? अल्ट्रावायलेट रेस से काला। अल्ट्रावायलेट रेस, इतनी ज्यादा टेम्परेचर पे अल्ट्रावायलेट रेस आ रही, और दे आर मेड बाय द स्मॉल पार्टिकल फोटॉन, फोटॉन बने, और हर एक फोटॉन की क्या है? एक फिक्स एनर्जी, वो क्या है? h न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है, और h इसका प्लांक कांस्टेंट है, इतनी हर एक फोटॉन की एनर्जी। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस है, उनकी फ्रीक्वेंसी
बहुत ज्यादा है। तो एक फोटॉन आपके शरीर को टच करेगा तो वो अपनी एनर्जी पूरी पूरी जिससे टच करता है, टकराता है, उसको दे देता है और खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये नहीं कि आधी देंगे आधी नहीं देंगे, ऐसा नहीं। जिससे टकराएगा उसको अपनी एनर्जी दे देगा और खुद उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये सिस्टम, ठीक है। तो जब इससे टकराया प्लेट से तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। अब आपके दिमाग में आया ऐसे प्लेट से टकराने से कैसे निकलने लगी, उसकी भी थ्योरी आपको बताऊंगा। देखिए कोई भी मेटल प्लेट, ऑल द सब्सटेंस आर मेड बाय द एटम्स। किससे बने होते हैं? एंड एटम्स इज आल्सो मेड बाय द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बने होते हैं। ये एटम है, इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके जो बाहर है वो क्या है? घूम रहे, वो घूम रहे हैं। अच्छा, ये आपने सोचा कभी इलेक्ट्रॉन क्यों घूमते रहते? ये बाहर क्यों नहीं जाते? आयनाइजेशन के बारे में सुना होगा, जानते हो? आयनन क्या होता है? आयनन एनर्जी होती है। क्या एनर्जी? ये बात आयनन एनर्जी होती है। कभी सोचा क्या मतलब है इसका? नहीं। हाँ, यही इनका काम था। बोलो आयनन एनर्जी के बारे में सोचा आपने? देखो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। अभी यहाँ पर नहीं हम बता रहे हैं, अभी चैप्टर है उसमें प्रूव करके दिखाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इनके पास निगेटिव एनर्जी होती है। आपने पढ़ा होगा जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिल जाती है बाय द थर्मल एजिटेशन, दे विल लीव देयर ऑर्बिट, वो अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ये होता है ना, कब? जब उनको बाहर से एनर्जी मिलेगी या उनको कहीं से रूम टेम्परेचर पे हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तब वो अपनी ऑर्बिट छोड़ते हैं। तो होता क्या है, इनके पास निगेटिव एनर्जी है। इनके पास क्या है? निगेटिव एनर्जी। अब ये फोटॉन आया, इससे टकराया, और फोटॉन की क्या टेंडेंसी है कि अपनी सारी एनर्जी उसको दे देना। तो इस फोटॉन को जैसे उसने एनर्जी दी तो इसने इसकी जो निगेटिव एनर्जी थी वो क्या हो गई? जीरो। फिर जब जीरो हो गई तो वो ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाता है। ऑर्बिट छोड़ के क्या होता है? अब मेटल प्लेट जो बनाई गई उसमें एक थिकनेस है, कि नहीं? ऐसे कोई एटम यहाँ होगा, भाई यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज आई, कोई यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन से टकराए, इससे टकराए, इससे टकराए, इससे टकराए, किसी से भी टकरा सकती है। मान लीजिए इससे टकराई तो ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसको सरफेस तक आने में कुछ एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, क्योंकि ये टकराता हुआ आएगा। ये एनर्जी टकराई, कम लॉस होगी। तो ऑन एवरेज सब इलेक्ट्रॉनों को अगर हम निकालें तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन या कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन क्या कहलाता है? यानी इतनी एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। इससे कम अगर एनर्जी मिल रही है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, बात समझ गए? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये प्लस प्लेट है, ये इनको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इससे उनमें अगर मान लीजिए डिफरेंट काइंड, किसी ने मान लीजिए 4 जूल एनर्जी थी, एक फोटॉन ने कितनी थी? 4 जूल, और इनको यहाँ से यहाँ तक खर्च करने में 1 जूल एनर्जी की खर्च हो गई, तो बचेगी कितनी? 3 जूल। वो 3 जूल किस फॉर्म में होगी? नहीं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। वो क्या होगी? वो इनमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। जब कोई बॉडी मूव कर रही है और उसके पास एनर्जी है तो कौन सी एनर्जी होगी? ये यहाँ से छोड़ के ऊपर जा रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आते हैं
पास डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। उस एनर्जी से ये प्लस प्लेट है, दिस विल सपोर्ट टू द इलेक्ट्रॉन, ये सपोर्ट कर रही है अपने पास बुलाने के लिए, बट दे हैव आल्सो सम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दिस दे विल मूव टुवर्ड दिस प्लेट विद दिस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसको किसी तरह से नेगेटिव भी कर दें, प्लस प्लेट को क्या करना, अट्रैक्शन पावर खत्म कर दे, रिपल्सन लगा दे, तो क्या हो, तो ये इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं थे जिनके पास कम थी, जिनके पास एनर्जी कम थी, वो बाय द अट्रैक्शन और सब एनर्जी से दौड़ के चले जा रहे थे। लेकिन जिसके पास, वो तो शायद नहीं जा पाएंगे वहां तक, बीच में ही रह जाएंगे। लेकिन जिसके पास ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी, वो तो दौड़, बिना इसके माइनस होने के बावजूद भी दौड़ते हुए चले जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। तो जब भी हम इसको प्लस से माइनस बनाएंगे, तब भी एकदम से करंट नहीं होती जीरो, धीरे धीरे जीरो होना शुरू होती है, और एक स्टेज ऐसी आएगी, ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। दिस पोटेंशियल अप्लाइड बाय दिस बैटरी इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। वो क्या कहलाता है, कट ऑफ पोटेंशियल, या तो कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, और एक और नाम है तुम्हारे उसमें लिखा है निरोधी विभव। नहीं, अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, उसमें एक एक्यूमुलेटर है जो यूज करेंगे, जो इसके कंपैरिजन में धीरे धीरे ये नेगेटिव होने लगता है, यानी इसका वोल्टेज कम होने लगता है। हाँ नहीं, हम ये वो बैटरी से करेंगे, बैटरी इस तरह से कनेक्ट होती है, ये इसको निगेटिव करने लगे और इसको पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होने लगेगा, ठीक है, वो निगेटिव होने लगेगा, तब भी करंट फ्लो होना बंद नहीं होगी, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर वो बंद हो जाती है, वो कहना, वो आगे भी अभी पढ़ाएंगे इसके बाद एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया, ये एक्सपेरिमेंट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका मतलब है जो, क्योंकि जो करंट इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये कहां से आए, ये फोटॉन से आए। जैसे, अच्छा एक बात, जैसे आप अपनी फैमिली में रह रहे हैं, आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन आपको सरनेम तो अपने घर का लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे नाम आपका कुछ भी हो, लेकिन सरनेम तो आपको लगाना पड़ेगा ना। कोई ऐसा तो नहीं कह सकता नहीं हम सरनेम चेंज कर लेते, नाम भले आप कुछ भी रख लीजिए, बदल सकते हैं, सरनेम तो वही रखें। इसी तरह ये कहां से बना है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, फोटॉन से, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और क्या काम प्रोड्यूस करता है, करंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट प्रोड्यूस होती है उसका नाम क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ गए? दिस नेचर ऑफ लाइट सो दैट लाइट हैज ए पार्टिकल, यही तो है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। ये क्या वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो बस हो सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट ने ये दिया कि दिस कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर अगर लाइट का है तो ये एक्सप्लेन होता है। और इंटरफेरेंस आपने पढ़ा, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द ओनली वेव नेचर ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन आल्सो कैन बी एक्सप्लेन विद द वेव नेचर ऑफ लाइट। पोलराइजेशन, तो दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल। इसके अलावा और भी दो तीन चीजें थी, लेकिन आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो डुअल, ड्यू टू दिस लाइट हैज ए डुअल नेचर। और डुअल नेचर कैसे है, हमने बताया, ट्रेन बेस्ट एग्जांपल है। डिब्बे हैं, जब ट्रेन अलग होगी, रुकेगी, अलग अलग डिब्बों को अलग करके आप एक एक पार्ट के डुअल नेचर का मतलब नहीं समझिए कि लाइट दो तरह के नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर। अब वो क्यों, इसमें भाई अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ स्कूल आए हैं, स्कूल में आपका क्या नाम है, श्वेता,
स्कूल में सारे बच्चे आपको किस नाम से बुलाएंगे? ठीक है, घर में आपका कुछ और नाम होगा तो आपको क्या नाम से बुलाया जाएगा? उस नाम से बुलाया जाएगा। तो आप दो नेचर रख रहे ही नहीं, रख रहे दो नाम रख रहे ही नहीं। तो जैसे स्कूल में रहती है क्या ऐसे घर में रहती है? यूनिफॉर्म पहन के हैं, घंटी रखती है, खाना खाती है, बोलो। तो दो नेचर आप शो कर रही है नहीं कर रही? एक स्कूल का, इसी तरह लाइट दो नेचर शो करती है, एक वेव नेचर, ये पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल जब लाइट को हम अगर मान ले वेव ही मान लेते हैं, वो वेव है, पार्टिकल नहीं है उसमें, तो हम इसको एक्सप्लेन कर पाते? तो तब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी एक्सप्लेन ओनली द बिहाफ ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर से नहीं। और इंटरफेरेंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उसको हम पार्टिकल नेचर से नहीं शो कर सकते, वो हमको वेव नेचर। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट, इस तरह से लाइट का दो नेचर होता है, दो नेचर शो कर रहा है ना, पार्टिकल एज वेल एज। बात समझ आई? इसके अलावा भी हम आपको एक चीज और फार्मूला प्रूव करके दिखाएंगे। डी ब्रॉगली ने कहा था लैम्डा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी, अच्छा मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? किसी बॉडी का मोमेंटम निकालना, मोमेंटम संवेग, संवेग क्या होता है? P इक्वल टू एम वी। सुनिए, P इक्वल टू क्या होता है? एम वी। यहाँ पर क्या बात है? एम वी। आपने पढ़ा होगा जब कोई एम मास की बॉडी v वेलोसिटी से चलती है तो उसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका संवेग हो जाता है। ये तो पढ़ा? ये यहाँ पर P वही है। और लैम्डा किसका होता है? लैम्डा वेवलेंथ, लाइट वेव का। कोई वेव होगा, कोई वेव होगी तभी तो लैम्डा आएगा, नहीं आएगा। पार्टिकल का वेव आएगा, लैम्डा तो आप निकाल नहीं पाएंगे पार्टिकल का। किसका निकाल पाएंगे? इसका मतलब है दिस विल शो दैट वेव नेचर एंड मोमेंटम ऑफ किसका निकलेंगे? पार्टिकल का। इसका रिलेशन ये दिया था This has also so that the light has a dual nature. फार्मूला है, प्रूव कर देंगे, प्रूव करके दिखाएंगे इसी चैप्टर में दिखाएंगे। लैम्डा इक्वल टू पी अपॉन एच, एच प्लॉट कांस्टेंट। समझ गया बात? यस सर। तो डुअल नेचर के बारे में समझ आ गया? यस सर। प्रैक्टिकल समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।